Now, before we move on to the act and sections, let's first understand the most important definition of this act, that is goods. Section 2 subsection 7 ने goods को बहुत succinctly define किया है, which states goods का इस act में meaning है every kind of movable property. Now बच्चों, what is movable property? अक्सर बच्चों का जवाब होता है वो गुड्स जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली मूव किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मूवेबल गुड्स. नाउ लेट्स से अ फैन. अब फैन तो सीलिंग पे अफिक्स होता है, वुड फैन बी कंसिडर्ड एज मूवेबल गुड्स? द आंसर इज यस. तो बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें यूज़ करने के लिए या तो ज़मीन पे या दीवार पे या सीलिंग पे अफिक्स करनी पड़ती हैं. जैसे एसी, हमने उसे यूज़ करने के लिए वॉल पे अफिक्स करना पड़ता है, जिसे वो फ़िलहाल मूव नहीं कर सकती, लेकिन क्या हम उसे वहाँ से निकाल सकते हैं? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन वो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी है. अब लैंड एंड बिल्डिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं की जा सकती, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल गुड्स. उसी तरह फ्लोर पे लगी टाइल्स जब लाई गई थी तो मूवेबल थी, बट अफिक्स हो जाने के बाद अब उसे उसी कंडीशन में नहीं निकाला जा सकता. अगर निकालने की कोशिश की तो टूट जाएगी. तो नाउ दैट फ्लोर टाइल वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी. सो द बॉटम लाइन इज एनी गुड्स विच इवन इफ इट इज़ अफिक्स्ड टू अ वॉल, फ्लोर और सीलिंग, लेकिन उसे निकाल के दूसरी जगह लिया जा सकता है, तो देन दैट गुड वुड बी कंसिडर्ड एज मूवेबल गुड्स. ये हो गई फर्स्ट लाइन की अंडरस्टैंडिंग. देन द सेकेंड लाइन ऑफ डेफिनेशन सेज लॉ ने दो चीज़ों को स्पेसिफिकली गुड्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया है, दैट इज एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. अब लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम्स. सो हर वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक पर्सन की राइट्स निकलती है और दूसरे के ड्यूटीज़, तो ऐसे डॉक्यूमेंट के नॉन परफॉर्मेंस पे एक्शंस लिया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एक चेक है. अब चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मान लो ए ने बी से कोई गुड्स खरीदा एंड इन कंसिडरेशन एक चेक बनाया 10,000 का एंड बी को दे दिया. अब यहाँ बी का राइट्स है टू रिसीव द मनी एंड उसी तरह ए का ड्यूटी है टू क्लियर द चेक. अब अगर मान लो ए ने बी का चेक क्लियर नहीं किया या बाउंस करवा दिया, तो व्हाट राइट्स विल बी हैव? सो बच्चों, बी कैन फाइल एन एक्शन अगेंस्ट ए बेसिस द चेक कि ए ने मुझसे गुड्स लिया बट पेमेंट क्लियर नहीं किया. सो हियर दिस चेक बिकम्स एन एक्शनेबल क्लेम. सो हियर लॉ स्टेट्स दैट ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक पर्सन की राइट्स एंड दूसरे की लाइबिलिटीज़ अराइज हो रही है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम. दैट एक्शनेबल क्लेम इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स. दैन द नेक्स्ट इज मनी. बच्चों, मनी से ज़्यादा मूवेबल चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है. कितने जल्दी मूव होती है फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, लेकिन मनी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स. कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आपको अपनी 500 की नोट देती हूँ, बदले में आप मुझे आपकी 1000 की नोट दे दो. बच्चों, मनी वो मोड ऑफ एक्सचेंज है जिससे आप गुड्स खरीद सकते हो. मनी खुद एक गुड्स नहीं है. इसलिए गुड्स के डेफिनेशन में लॉ ने एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी दोनों को ही एक्सक्लूड कर दिया. चलिए अब समझते हैं लॉ ने किन चीज़ों को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है गुड्स के डेफिनेशन में. Then the next line speaks what is specifically included in the definition of goods, stock and shares. अब बच्चों, यहाँ stock का मीनिंग काफ़ी ब्रॉड है, to include shares, debentures, other securities. तो लॉ ने कहा है stock and shares are considered as goods. Then growing crops, grass and things attached to or forming a part of the land. अब grass है, crops है, ये सब ज़मीन से उगते हैं, ये ज़मीन से affixed है, मूव नहीं होते. लेकिन हर वो चीज़ जो सेल करते वक्त सेवर्ड यानी सेपरेट की जा सकती है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मूवेबल गुड्स. अब ये क्रॉप्स, ग्रास, ये सब सेल करते वक्त किसान इन्हें कट कर देता है, तो ये बन जाते हैं मूवेबल गुड्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. तो बच्चों, ऐसे तो गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स. जो गुड्स सेल या परचेस करते वक्त प्रेजेंट भी है एंड रेडी टू सेल कंडीशन में भी है, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स. जैसे एक साइकिल की दुकान पे जाते हो आप एंड एक साइकिल पसंद करते हो. नाउ दिस साइकिल इज़ देयर इन द स्टोर, प्लस वो रेडी टू सेल कंडीशन में भी है कि पैसे दो और अभी ले जाओ. देन दिस साइकिल इज़ कंसिडर्ड एज एग्जिस्टिंग गुड्स. अब बच्चों, एग्जिस्टिंग गुड्स की भी 2 टाइप्स है, स्पेसिफिक गुड्स एंड जेनरिक गुड्स. जैसे मान लो यू गो टू अ फास्ट ट्रैक शोरूम, वहाँ आपको रेड वॉच पसंद आई
and you said the store person to show you that red watch. अब बच्चों इतनी सारी वॉच में से you want that specific red watch. Now that red watch would be called as specific goods. And वही अगर एक दिन मम्मी ने आपको 1 किलो शक्कर लाने भेजा, अब आप दुकान पे गए, वहाँ देखा कि एक जूट बैग में 10 से 15 किलो शक्कर दुकान में है। अब आप भैया को क्या बोलोगे कि उस जूट बैग के राइट बॉटम कॉर्नर का 1 किलो शुगर दो? नहीं ना, यहाँ आप कोई स्पेसिफिक शुगर नहीं मांग सकते। सो दिस गुड्स इज कॉल्ड एज जेनेरिक गुड्स। देन द नेक्स्ट काइंड ऑफ गुड्स इज़ फ्यूचर गुड्स, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त प्रेजेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में राइज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं फ्रेंच फ्राइज एंड चिप्स सेल करती हूँ, अब इसलिए पोटैटोज़ मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। सो आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर दैट इन आफ्टर 6 months आई विल बाय 100 kilos ऑफ पोटैटोज़ फ्रॉम यू एट अ प्राइस ऑफ 10 per kg। वो मान लिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट मेड टुडे बट फॉर अ फ्यूचर गुड। द नेक्स्ट काइंड ऑफ गुड इज कंटिंजेंट गुड। अब कंटिंजेंट गुड को भी फ्यूचर गुड्स ही कहा जाता है, लेकिन आप इसे और एक नाम से कह सकते हो येट टू अराइव गुड्स, बिकॉज कंटिंजेंट गुड्स का परचेज डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर रिसीव हो गया एंड डिस्पैच हो गया एंड इज़ अराइविंग ऑन अ शिप। अब ये गुड्स कंटिंजेंट गुड्स हैं, विच मीन्स ये अराइव फ्यूचर में होगा एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेफ अराइवल ऑफ द शिप टू।